अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा है सीएसएस पे थर्ड सेशन और हमारा जो कोर्स है एचटीएमएल सीएसएस कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस, उसका ये सेशन नंबर 8 है। ठीक है, सीएसएस का सेशन नंबर 3 है और हमारे जो कोर्स का है वो उसका आठवां सेशन है। 5 सेशन में हमने एचटीएमएल को कवर किया था और ये थर्ड सेशन है हमारा सीएसएस पे। टोटल 8 सेशन हमारे हो चुके हैं हमारे सीरीज में। तो आज हम देखेंगे निहायत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाली सीएसएस की प्रॉपर्टीज, जिसमें कि बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, विड्थ है, मार्जिन है, पेडिंग है और बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स मॉडल जो है ना, ये आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई तो बॉक्स मॉडल भी आपको समझ में आ जाएगा। ये चीजें ठीक है, ये चारों चीजें समझ में आ गई तो बॉक्स मॉडल भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीएसएस की जो नींव है वो बॉक्स मॉडल पे ही टिकी हुई है। तो बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे हम आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉक्स मॉडल अगर आपको समझ में आ गया तो 80% सीएसएस पे आपकी कमांड आ चुकी है, ऐसा समझे। बॉक्स मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम उसको देखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है। मैं जो है बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। जनरेट कर लिया है मैंने। मैं लिख देता हूँ, टाइटल चेंज कर लेता हूँ, सीएसएस क्लास 3। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, एक div बनाता हूँ। अब div का सब लोगों को पता है कि खाली डब्बा होता है। ठीक है, एक खाली डब्बा होता है। div क्या है? खाली डब्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको ओपन भी करूँ ना, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, div कब शो होगा? जब आप इसको कोई विथ या उसको उसके अंदर कंटेंट डालोगे। कंटेंट के मतलब ही कि आप इसके अंदर कुछ लिखोगे। तो देखो ये शो हो गया। ठीक है, अब div मुझे बाकायदा दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर मैं इस div को देखना चाहूँ तो वो कैसे देखूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीएसएस को पहले लिंक करवाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बगैर लिंक करवाए आप सीएसएस को इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल सीएसएस को। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करेंगे। तो ये आपके सामने लिंक रिलेशन स्टाइल शीट लिख दिया है मैंने, और हाइपर रेफरेंस स्टाइल डॉट सी एस एस जो हमारी फाइल का नाम है, और ये हमारे सेम फोल्डर में है। तो मैंने इसको रिलेटिव यूआरएल दे दिया है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का तो पता है ना सबको, मैंने समझाया था। यस सर। रिलेटिव यूआरएल वो होता है जो आपके सेम फोल्डर में होता है। ठीक है, तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिंक कर लिया है। अब अगर मुझे डिव को शो करवाना है, अब ये कंटेंट तो मैंने लिख दिया है इसके अंदर, पर आपको डिव दिख नहीं रहा। तो अगर मैं ऐसे भी लिखता है इसको, तो ये देखें, इसमें और फिर इसमें क्या फर्क हुआ। ठीक है, तो वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं टाइप सेलेक्टर का यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही डिव है। एक ही डिव है ना, तो मैं इस पे क्लास वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप टाइप सेलेक्टर का यूज करो। तो मैंने टाइप सेलेक्टर का यूज किया। टाइप सेलेक्टर का क्या मतलब है, कौन बताएगा? टाइप सेलेक्टर क्या होता है? सर जब कोई एलिमेंट आप उसको स्पेसिफाई करके आप उस पर स्टाइलिंग करते हैं, जैसे आपने डिव सेलेक्ट कर लिया उसमें। हाँ, मतलब फिर इससे क्या होगा, जो डिव पे मैं यहाँ पर दूंगा स्टाइलिंग, वो सारे डिव्स पे अप्लाई हो जाएगी, जितने भी डिव होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कलर देता हूँ। कलर रेड। ये देखें, इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज हुआ है, पर मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका बैकग्राउंड कलर मुझे दो। तो एक तो प्रॉपर्टी आती है जो आज हम पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, एक बैकग्राउंड की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी है। वो देखेंगे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, दिखावा ना। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर मोस्ट सेटिंग मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एट द सेम प्लेस, इसको हम देखेंगे। ये सबसे ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजिशन है, बैकग्राउंड रिपीट है, साइज है, क्लिप है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसमें से कुछ ही चीज हमारे काम की है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड की पोजीशन है, बैकग्राउंड की फिट, साइज। ठीक है, ये हमारे ये 3-4 चीजें। हमारे एक अटैचमेंट भी आता है, ये रहा अटैचमेंट भी हम कभी कभार यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ बैकग्राउंड कलर को। बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं देता हूँ रेड। ठीक है, अब रेड दिया, देखो अब मुझे दिख रहा है ये डब्बा। ठीक है, अब मुझे डिव का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डिव का एक खाली डब्बा ही है।
ठीक है, खाली डब्बा ही है। अगर मैं इसके अंदर से कंटेंट निकाल दूं तो ये मुझे मेरे ख्याल से शो नहीं होगा। एक देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अब कंटेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, या तो उसके अंदर कंटेंट हो तब ये डिव शो होगा। ठीक है, ये कलर देने का मकसद ही ये थे कि आप देख सको कि जब तक आप उस डिव के अंदर, खाली डब्बे के अंदर कोई कंटेंट नहीं डालोगे, ये कंटेंट है ना, ठीक है, तब तक ये शो नहीं होगा। या तो कंटेंट डालो, कंटेंट नहीं डालना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इसको एक विड्थ और हाइट दे दो। विड्थ विड्थ में दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल। अब विड्थ से भी ये शो नहीं हो रहा है मेरे पास, मुझे इसको हाइट भी देनी पड़ेगी। मुझे इसको हाइट भी देनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, हाइट भी दे देता हूँ और हाइट भी। ये देखा अब शो हो रहा है मुझे। ये दोनों प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ उसको देनी पड़ेंगी तब जाके ये डब्बा मेरे पास शो हो रहा है। खाली डब्बा है, देखो डिव क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप, एक डब्बा ही है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, एवरी एलिमेंट इन दी CSS इज अ बॉक्स। ठीक है, एक डब्बा ही है। HTML का कोई भी एलिमेंट हो ना, वो एक डब्बा ही होता है। अगर मैं H1 भी बनाऊं, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक H1 एलिमेंट बना लेता हूँ। इसके अंदर भी कुछ नहीं रखता हूँ, ये मुझे शो नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस H1 को इस H1 को भी अगर मुझे सेम स्टाइल देनी हो, अगर इस H1 को भी मुझे यही स्टाइल देने तो मैं क्या यूज करूँ, जल्दी बताएं। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सर कौन वो सा आगे एफिशिएंट तरीका है? सर ग्रुप बना देंगे या एक ही क्लास रख देंगे दोनों की? नहीं, मुझे क्लास नहीं रखनी है, मैं क्लास नहीं रखना चाह रहा। सर वो एक मैं ग्रुप टाइप्स, बना देंगे, कोमा लगा के सर H1 लिख देंगे। हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था, कोमा लगा के H1 लिख दूंगा। अब क्या होगा देखो, अब देखो डिव को भी सेम स्टाइल मिल गए और H1 को भी सेम स्टाइल मिल गए, पर आप देखें कि डिव भी एक कंटेनर है, H1 भी एक कंटेनर है। ठीक है, इससे क्या साबित होता है कि ये दोनों कंटेनर ही हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑन HTML इज अ कंटेनर। अब वो दो टाइप के कंटेनर होते हैं, ब्लॉक टाइप के होते हैं, एक इनलाइन टाइप के होते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, अगर पी भी उठा लूं ना मैं, अगर मैं जो है पी भी अगर मैं उठा लूं और इसके अंदर भी कुछ ना लिखूं, अगर मुझे पी को भी यही स्टाइल देने तो क्या करूंगा, पी को भी यही स्टाइल देने तो मैं पी को भी देखो, अब देखना आप कि पी भी वही सेम डब्बा बन गया। अब अगर अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके लिए काम करता हूँ कि मैं H1 और यही स्टाइल्स यहाँ अटक आके पटक देता हूँ, यही स्टाइल यहाँ आके पटक देता हूँ, और पी पी को भी यही स्टाइल यहाँ पे पटक देता हूँ, और यहाँ से ये दोनों हटा देता हूँ, पी और H1 दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ। देखें ये सेम ही चीज है, पर ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है ना। हमारी प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट यूज होता है ड्राई। ड्राई का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कौन बताएगा ड्राई क्या होता है? ड्राई किस चीज का नाम है ड्राई? क्या ये ड्राई क्या है, कौन बताएगा? Don't repeat yourself. डोंट रिपीट योरसेल्फ, इसका क्या मतलब होता है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, इसका क्या मतलब होता है? जी बताएं। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का क्या मतलब है? सर मतलब एक ही बात को दोबारा ना कहना, या अगर हम CS की बात अब कर रहे हैं तो मतलब एक ही स्टाइल को हम दोबारा जो है यूज ना करें। हाँ, मतलब कोड को जितना हम कहते हैं कोड को जितना कम हो सके ना उतना लिखें। अभी देखिए 21 लाइन में मेरा इतना सा काम हो रहा है, तो ये इफिशिएंट वे नहीं है, एक अच्छा तरीका नहीं है। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, पर ऐसे मतलब आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो जब आपके पास ये तरीका है कि आप यहाँ पर पी लगा के, यहाँ पर H1 लगा के ये सारे स्टाइल्स एक ही जगह पे दे सकते हैं, तो आपको ये बनाने की क्या जरूरत है? इसको हटा दो। देखो, ठीक है, या तो इसको क्लास दे दो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लास एक एफिशिएंट तरीका होता है, क्योंकि ये डिव अगर दूसरा डिव भी होगा उसको भी ये सेम स्टाइल दे देगा अगर क्लास नहीं होगी तो। अगर आप टाइप सिलेक्टर से करोगे ना तो डिव जितने भी डिव होंगे ना, अगर दूसरा डिव बनाऊंगा उसको भी ये स्टाइल मिल जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम फिर इसको क्लासेस में करते हैं। तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का मतलब ये कि इतनी सारी रिपीटेशन करने की आपको क्या जरूरत है? ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप यहाँ पर भी देखो स्टाइल सारे सेम ही है, बैकग्राउंड कलर रेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं ट्राई। डोंट रिपीट योरसेल्फ, भाई रिपीट नहीं करो अपने आप को। अगर आपका काम शॉर्टकट में हो सकता है, ठीक है, वो वाला शॉर्टकट नहीं जो लोग ले रहे होते हैं कामयाब होने के लिए, वो नहीं, मतलब ये वाले शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ कि अगर काम आपका इतनी कम लाइंस में हो रहा है तो आपको ये इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सेम काम को आप इफिशिएंट वे में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हैं, वरना आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं कहलाते हो, आप जुगाड़ू प्रोग्रामर कहलाते हो। ठीक हो गई, तो क्लियर हुआ?
HTML का हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट एक डब्बा ही होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप ही होता है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का वर्ड कहाँ से आया है? बॉक्स का वर्ड यहीं से आया है, क्योंकि HTML का हर एलिमेंट जो है एक बॉक्स ही होता है। ये बॉक्स है ना, अब इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रखो। अगर मैं इसके अंदर हाई लिखता हूँ, हाई लिखा, ये देखो इसके अंदर कंटेंट आ गया, ये बॉक्स ही है ना। अब ये इसके अंदर लिखता हूँ, अब ये थोड़ा बोल्ड होगा क्योंकि ये एक H1 का एलिमेंट है, तो इसको कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने इसको कुछ ना कुछ दिया होता है, ठीक है। और इस पी को भी दे देता हूँ, तो देखिए पी को भी मैं H1 नहीं हेलो लिखता हूँ, मतलब H1 लिख दिया, हेलो, ठीक है। तो उसको भी मैं कर देता हूँ हेलो, तो आप देखोगे, ये देखो, ठीक है, सेम चीजें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में कैसे लाऊंगा? मैं चाह रहा हूँ इसको यार मैं सेंटर में लेके आऊँ, इन तीनों को। ये हेलो लिखा हुआ है, इसको सेंटर में कैसे लाऊं? कौन बताएगा? सर वो ये हम पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगा है। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जबरदस्त। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हम कल पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, सॉरी। ये देखिए सेंटर में आ गया। देखिए फर्क कोई भी नहीं है, फर्क बस आपको ये हेडिंग में दिख रहा होगा, क्योंकि हेडिंग वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने इसको वो दिया हुआ, पर आप डिव और पैराग्राफ में देखें तो कोई फर्क नहीं है, सेम एक जैसे लग रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये खाली डब्बे ही होते हैं, ठीक है, एक कंटेनर ही होते हैं सारे एलिमेंट्स। अब ब्राउजर ने कुछ ना कुछ इनको अपनी तरफ से कोई ना कोई जो है डिफॉल्ट स्टाइलिंग दी भी होती है, उस वजह से वो थोड़े अलग दिख रहे होते हैं, जैसे कि H1 आपको अलग दिख रहा है इन दोनों से, क्योंकि ब्राउजर ने इसको कोई ना कोई अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट वो दी हुई होती है। वो आप जब इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर की देख ली हमने प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड में बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। एक मिनट मुझे दें। बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी इसमें लगती हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये क्या हो गया, ये नहीं चाहिए था मुझे। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। कहाँ गया? ये किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली वो ऑफ कर ले। किसी का माइक ओपन हुआ है, प्लीज आप ऑफ कर ले माइक को। ठीक है, तो ब्राउजर दिख रहा है मेरा आप लोगों को? सर हम कहाँ जाएंगे? W3 स्कूल्स पर, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट वेबसाइट है। अब मैं जाता हूँ बैकग्राउंड में। तो आप देखें बैकग्राउंड की ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। बैकग्राउंड कलर देख लिया हमने। बैकग्राउंड कलर क्या करता है, उसको बैकग्राउंड दे देता है, ठीक है। अगर मैं ट्राई इट योरसेल्फ को भी करूँ तो ये देखो, इस पूरे को इसने बैकग्राउंड दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है बैकग्राउंड? बॉडी को दिया हुआ है, बॉडी एलिमेंट को। ये जो बॉडी है हमारा, सबसे जो मेन पेरेंट होता है हमारा, जहां पर हम जो भी कंटेंट दिखाना हो बॉडी के अंदर। बॉडी भी एक, आप समझे कि एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स ही है, ठीक है। बॉडी भी क्या है? रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स ही है। ये भी एक कंटेनर ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक HTML एलिमेंट है, तो ये भी कंटेनर ही है, ठीक है। तो उसको उसने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ लाइट ब्लू। तो ये पूरे पे देखें बैकग्राउंड, ये लाइट ब्लू हो गया। ओके, बैकग्राउंड कलर देख लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब HTML में इमेज लगाने के तरीके क्या क्या थे? HTML में अगर मुझे इमेज लगानी होती थी तो मैं क्या यूज यूज करता था? इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सर वो इमेज का लगा देते ना, IMG लिखते थे, फिर वो कोई लिंक डाल देते। इमेज, इमेज, अब मेरे पास कोई इमेज तो है नहीं। चलो एक मिनट यार, स्क्रीन। सर पहले डाउनलोड करते हो नहीं, एक और तरीका भी है ना। मैं तब जाके हम काम वहां करता से हूँ, सर कार से इमेज, कार इमेज। वहीं से लिंक कॉपी अबे कर लेंगे। हाँ, लिंक कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड कौन करे? ठीक है, तो लिंक कॉपी करने के लिए क्या करना होता है हमें? यहाँ जाओ, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। ये इमेज लिंक पे मैंने क्लिक किया। अब मैं अपने उस पे VS कोड पे आऊंगा। VS कोड, ठीक है, VS कोड दिख रहा है। यस सर।
अच्छा, ये ALT क्या होता है? ALT जो हम यहाँ LT लिखते हैं, ये क्या होता है? तो वो अल्टरनेटिव, मतलब अगर जो इमेज लोड नहीं हो तो उसकी जगह आप कोई टेक्स्ट अपीयर कराना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, क्या बात है। अब देखें, एक तो ये तरीका है कि आपने इमेज टैग के थ्रू उसको ऐड कर लिया इमेज को, ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है इमेज को ऐड करने का, ठीक है। ये मैंने बंद किया, एक काम करता हूँ, इसको एक डिव के अंदर रखता हूँ। डिव किया मैंने, और ये डिव मैं डिव के अंदर रखना यार, मैं बॉडी के साथ काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है। डिव, और डिव के अंदर मैंने एक इमेज बनाया। डिव क्या है इमेज का? डिव क्या है इमेज का? जी, कंटेनर है, पेरेंट, डिपेंड कर रहा है। पेरेंट कंटेनर कंटेनर। कंटेनर है। सिर्फ कंटेनर नहीं बोले, पेरेंट कंटेनर बोले, क्योंकि इसमें पेरेंट्स पेरेंट और चाइल्ड का ओके सर, रिलेशन बहुत पेरेंट बहुत कंटेनर। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो शिप है उसको समझ गए, तो आपको पूरी CSS और जावास्क्रिप्ट भी नहीं समझ में आ जाएगी। तो हमेशा इन टर्म्स का यूज किया करें, पेरेंट कंटेनर, चाइल्ड कंटेनर, ताकि आपके माइंड में रहे, ताकि फिर आप जब उप्स पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि उसमें भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन चल रहा होता है। ठीक हो गया। तो एक तो ये तरीका है कि मैंने ऐसे इमेज बना ली। अब दूसरा तरीका देखते हैं। ये मैं नहीं चाह रहा कि यार इमेज टैग के थ्रू बनाऊं। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये डिव पे ये स्टाइल से करें। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मुझे स्टाइल नीचे। अब देखो इससे क्या नुकसान हुआ, डिव का जो सिलेक्टर डायरेक्ट यूज करने से इस डिव को भी इसने सेम स्टाइल दे दिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो है टाइप सिलेक्टर का इतना यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे डिव पे फिर अप्लाई कर देता है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये उस पर अप्लाई ना करे। और अब मुझे इस डिव के अंदर एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। ये रिकमेंडेड तरीका होता है, इमेज डिव, ठीक है। क्लास का लिखने का कन्वेंशन, ये कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज कन्वेंशन? एक होता है रूल, एक होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन किस चीज का नाम है? ये शुरुआती क्लास सर में ये बता फर्स्ट चुका हूँ टाइम मैं। सुना है। सर मतलब कोई एक काम को किसी का, ये फर्स्ट जो टाइम सुना यूजुअल है। तरीका होता है सर किसी काम को करने का, आम जो तरीका क्या होता तरीका होता है? है, यूजुअल तरीका जो होता है, एक यूजुअल वे होता है किसी काम को करने का। अच्छा, रूल क्या होता है? रूल मतलब जो आपको स्पेसिफिक जो मतलब बताया गया है कि उसी हिसाब से फिर वो काम करना होता है, वो चाहे बिल्कुल। यूजुअल हो या फिर कोई खास तरीके से। रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे div को मैंने DIVV लिख दिया, तो CSS HTML HTML के HTML के रूल्स के हिसाब से अलाउ नहीं है, या आप गलत लिख रहे हो, ये रूल कहलाता है। पर कन्वेंशन क्या होता है कि भाई उसको आप फॉलो करो ना करो, वो आपके ऊपर है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं जो है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं जो div ऐसे भी लिख सकता हूँ। पर देखो कितना बेकार लग रहा है। तो एक कन्वेंशन है कि आप इसको जब आप क्लास को डिफाइन कर रहे हो तो ऐसे ऐसे करो, इमेज डैश div, या इसको डबल डैश लगा दो, ठीक है। ऐसे नहीं करो, ये चल तो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। रूल क्या होता है कि वो चलेगा ही नहीं। अगर रूल होता ना, ये फिर चलता ही नहीं। कन्वेंशन ये है कि आप उसको फॉलो करो नहीं नहीं करो, आपके ऊपर है। अगर करोगे तो एक गुड प्रैक्टिस है। मतलब ये हम लोग जो डेवलपर्स हैं वो यही प्रैक्टिस यूज करते हैं क्लास का नाम देने के लिए। हम ऐसे ही कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि इमेज फिर डैश क्लास, ठीक है। आईटी होगी तो क्या करेंगे? आईडी हुई तो कैमिल केस का यूज करेंगे, इमेज डिव, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आईडी जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर। आप CSS के लिए भी आईडी का यूज कर सकते हो, पर नहीं करते हम इतना ज्यादा, ठीक है। हम क्लास का यूज कर रहे होते हैं, तो आईडी हमारा अभी इसमें काम नहीं। तो आप या तो इमेज टेस्ट टेस्ट डिव लगाओ, या तो इमेज टेस्ट डिव। मैं तो ये यूज करता हूँ कन्वेंशन, ठीक है। तो अब इस पे आता हूँ मैं। लिख देता हूँ, इसको कैसे एक्सेस करते हैं, इमेज डैश डिव, ठीक है। अब मुझे इस पे इमेज लगानी है, इसके डिव के अंदर, ये डिव है इसका ना। अब इस पे इमेज लगानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? एक आती है मेरे पास प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज, ये रही। अब बैकग्राउंड इमेज में वो क्या बोलता है? यूआरएल, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। अब यूआरएल में मुझे उस फाइल का यूआरएल देना है, पाथ देना है। तो मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज लिंक। अब ये क्या है? ये एब्सोल्यूट लिंक है,
क्यों इसका पूरा पाथ मैं बता रहा हूँ कि ये इस वेबसाइट पे है, ये फलानी जगह पे फोटो पे मिलेगा, फिर आपको वहां जाना है, पूरा पाथ मुझे बताना पड़ रहा है। दिस इज फॉर एब्सोल्यूट लिंक। और रिलेटिव क्या होगा, मेरे इसी फोल्डर में, तो मैं क्या करूंगा, इमेज लिखूंगा, पर मेरे अभी फोल्डर में है ही नहीं वो इमेज ना, ये रिलेटिव लिंक है। पर एब्सोल्यूट लिंक मुझे यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर से उठा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा पाथ दे दिया। अब ये शो हो जाना चाहिए मेरे पास, क्यों नहीं शो हो रहा? नेस्टिव, ये मेरे पास इमेज क्यों नहीं शो हो रहा? यूआरएल, सर इमेज को आपने कमेंट आउट किया है ना सर? नहीं नहीं, मैं तो इसमें दे रहा हूँ, मैं स्टिव को दे रहा हूँ। ये तो इमेज को कमेंट आउट किया हो, इसका तो कोई से वास्ता ही नहीं है ना। मैं तो सीएसएस के थ्रू इसमें ओके इमेज लगा ओके रहा सर, हूँ, ओके सीएसएस के थ्रू जो इमेज लगाते हैं ओके उसमें। सर। अब ये शो क्यों नहीं हो रही इमेज? शायद मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये हटाना पड़ेगा। अभी भी शो नहीं हो रही। सेव करना पड़ेगा, नहीं शो हो रही। क्या इशू है? सर इन्वर्टेड सेव, कोमास हटा दे। हटाए हटाए मैंने ना, नहीं नहीं काम कर रहे। सर इसको ब्राउजर में खोल के देखें, शायद खुल जाए ब्राउजर में, यहाँ ना शो करा रही हो। ब्राउजर में मसला ये, मुझे बार बार स्क्रीन को बंद और चालू करना पड़ेगा। सर ये चलो करके लिंक में देख, डोमेन नहीं है ना, लिंक में डोमेन ही नहीं है। ये ना, ये रहा डोमेन image.pixel.com, यही तो है। तो फिर लास्ट में 2 दफा एक्सटेंशन भी आ रहा है, इसका तो मसला नहीं, जेपीजी 2 दफा आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, अच्छा ये हो सकता है वाकई, ये कोई और इमेज थी। एक मिनट, शायद वो गलती हो गई मुझसे, मैंने कोई और, ये देखो ना, ये चेंज है। हालांकि इमेज सेम ही, पर मैंने ये थोड़ा चेंज उठा लिया इसको। मैंने वही इमेज जो वहां दी थी यहाँ लगा रहा हूँ। अभी भी शो नहीं हो रहा, अभी भी यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, यही लिंक मैंने उठा के यहाँ लगाया है। मैं देख लेता हूँ क्या इशू है यार उसका, देख लेते हैं इसको, डीबग कर लेते हैं। अच्छा, डीबग करने का क्या मतलब होता है? मैं सवाल आपसे पूछता रहूंगा ताकि आपके माइंड में घुस जाए सवाल, ये चीज है ना। डीबग, डीबग करना सर क्या जो किसको एरर बोलते हो, हैं? जो एरर हो उसको फाइंड करना होता है और उस एरर को खत्म करना होता है सर। हाँ, उसको रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, जबरदस्त। अब देखें, इन्होंने भी यहाँ पर ये देखो यूज किया हुआ है, ये यूआरएल देखो, और ये देखो, ये रिलेटिव रिलेटिव यूआरएल दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, जल्दी बताओ? पेपर डॉट मतलब जिफ, इनके पास फोल्डर में थी या इनके पास अपने? हाँ सेम फोल्डर में थी, जहाँ पर ये सीएसएस या एचटीएमएल की फाइल है। तो हमें तो नहीं दिखेगी क्योंकि उनकी सर्वर पे कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो आप देखें, अब मैं यहाँ पर वो लिंक लगा के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो लिंक लगा के देखते हैं, यहाँ पर काम कर जाना चाहिए इसको। ये देखो, आ गई, आ गई, देखो आ गई। यस सर। पर मेरे पास क्यों नहीं शो हो रही है? मेरे पास क्यों नहीं शो हो रही है? मैं एक काम करता हूँ, मैंने वही सर सेम टू सेम सर लिखा हुआ है। यहाँ मैं पर इसको मैं भी हो सकता है इस वजह से काम कर रहा है कि ये ब्राउजर पे चल रहा है ना सर, क्योंकि हाँ, मैं कोड इसको एडिटर भी ब्राउजर पे ओपन है। ये देखे, मैंने भी इसको ब्राउजर में ओपन कर दिया है, पर नहीं शो कर रहा। ये देखे आपके सामने, नहीं आ रहा ये। इसको मैं कंसोल में जाता हूँ इसके, सॉरी, इस पे जाता हूँ, और मैं जो है अ, ये रहा इमेज टिप। क्या मसला है इमेज टिप? इसको मैं अगर विड्थ और हाइट दूं, देखें 100 पिक्सल और हाइट, ये तो इशू नहीं है। हाँ, ये इशू ये आ रहा है कि मैंने इसको विड्थ और हाइट नहीं दी थी। ठीक है, तो ये इशू आ रहा है इसमें। पर अगर हम उस पे जाएं, अपने इस पे, इसकी अगर देखें, तो कहाँ गया? इन्होंने भी तो कौन सी विड्थ और हाइट दी हुई है, पर इन्होंने बॉडी को दी हुई है। हाँ, ये देखो ना, बॉडी को दी हुई है इन्होंने, ये बॉडी को दिया हुआ है इन्होंने ना। बॉडी की तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई तो विड्थ होती है। किसने दी होती है बॉडी को विड्थ, जल्दी बताएं? ब्राउजर बॉडी ने। को ब्राउजर ने दी हुई है, तभी ये शो कर रहा है। तो विड्थ और हाइट हमें देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, डीबग मसला हमारा हल हो गया है। तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ अभी VS Code पे। देखो तो आपको कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन चीजों से। तो बैठे बैठाए आप सीख भी रहे हो कि यार इसको अगर मसले को अगर हल करना है तो कैसे करेंगे। ये देखे, मैंने विड्थ और हाइट दी, तो मुझे अभी ये शो कर रहा है। तो विड्थ और हाइट आपको देनी पड़ेगी। ये देखें, मैं इसकी 500 कर देता हूँ,
और हम इसको भी 500 कर देता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, एक इसमें यूनिट आता है VH। VH क्या करता है, जो हमारा पूरा ये जो व्यूइंग पोर्ट है ना, जो हमारा जो दिख रहा है मुझे, ये डायगनी मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, ऊपर से टॉप टू बॉटम जो मुझे दिख रहा है जो एरिया वर्टिकली जो दिख रहा है, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल जो एरिया मुझे दिख रहा है ना, तो ये वो चीज है कि 100 वर्टिकल हाइट मतलब व्यू पोर्ट हाइट, वर्टिकल नहीं कहेंगे इसको, इसका मतलब होता है व्यू पोर्ट। 100 व्यू पोर्ट हाइट का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो वो उसको कवर नहीं करेगा, सिर्फ जो मुझे दिख रहा है सिर्फ वहीं तक वो लेके जाएगा। ठीक हो गया। और 500 पिक्सल, और इसी तरह एक आता है व्यू विथ VW, जो देखें ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर हो चुका है, जो भी इसकी विड्थ है ये देखें। अब इसमें एक मसला है, आप देख सकते हो ये रिपीट हो रहा है, देख रहे हो ये हमारी इमेज जो है रिपीट हो रही है। मैंने तो एक ही इमेज लगाई, ये रिपीट क्यों हो रही है? तो इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को यूज करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, और उसमें प्रॉपर्टी आती है हमारी नो रिपीट। ये देखें, अब वो जो मसला था मेरा खत्म हो चुका है। तो हमने क्या देखा, बैकग्राउंड इमेज देख लिया। अब बैकग्राउंड इमेज तभी दिखेगी जब आप उसके कंटेनर को, उसके पेरेंट कंटेनर को, जो इसका कंटेनर है जिसपे आप ये बैकग्राउंड इमेज दे रहे हो, उसको आपको कोई ना कोई विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी, तब जाके वो शो होगा। ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपने सेट कर लिया इसको इससे। अब बैकग्राउंड इसकी जगह पे आप एक और चीज आती है, लीनियर ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या है, ये एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट आपको प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं थोड़ा लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है। ब्राउजर पे अपनी जो है स्क्रीन को शिफ्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ इस पे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसको कैसे खत्म करूँ, जल्दी बताओ। यहीं भी कर लेते हैं इसको। क्या लिखूं मैं यहाँ पर, बैकग्राउंड रिपीट, इसकी वैल्यू क्या लिखूं, नो रिपीट। रन करूंगा तो इससे भी वो हट चुकी है। ठीक हो गया। अब मैं लीनियर ग्रेडियंट आपको बता रहा था, तो लीनियर ग्रेडियंट भी आप बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही लगाते हो। लीनियर ग्रेडियंट को हम देख लेते हैं, ये दिखता कैसे है लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट कैसा दिखता है वो आपको दिखाता हूँ। लीनियर ग्रेडियंट, एक वेबसाइट है मेरे पास, टेलविन लीनियर ग्रेडियंट। सर टेलविन CSS करवाएंगे इस CSS के बाद? जी जी जी, वो हम है इसमें हमारे कोर्स में है टेलविन। हाँ ये रहा ग्रेडियंट फॉर टेलविन CSS। अभी टेलविन CSS नहीं बता रहा मैं, ग्रेडियंट समझाना चाह रही है। ये देखिए इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ये देखो डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है ये। ठीक है। ये देखो ब्लेंड हुआ है ना कलर, डिफरेंट कलर ब्लेंड हुए हैं। एक सिंपल कलर नहीं है, देखो ब्लैक और व्हाइट का कुछ कॉम्बिनेशन है, उसके बाद इसका कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है। मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। मैंने टांगा रिपोजिटरी, उसमें मैंने लगाया था लीनियर ग्रेडियंट। आईफोन कैलकुलेटर के नाम से बनाया था मैंने। ठीक हो गया। और इसका जो है लिंक मुझे नहीं मिल रहा। नेटलीफाई, इसमें मैंने इसको स्टोर करवाया था। चलो ये नहीं चल रहा, ऐसा ही कुछ था उसका यार, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आईफोन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर डॉट नेटलीफाई डॉट एप, शायद ये लिंक था उसका। नहीं आ रहा, छोड़ो खैर। कहने का मकसद ये है कि ग्रेडियंट ऐसे दिखते हैं। अब कोई मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है आपको दिखाने के लिए वेबसाइट की जहाँ पर ये यूज, हाँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है ना, अभी याद आया मुझे, बूटस्ट्रैप। वहां पर भी लीनियर ग्रेडियंट यूज हुआ हुआ। खूबसूरत दिखता है वो बैकग्राउंड पे लीनियर ग्रेडियंट। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो।
बैकग्राउंड पे, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। तो ये क्या पूरा मिक्सचर है, जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट देखो किसी जबरदस्त लग रही है। उसी तरह एक वेबसाइट है नेक्स्ट.जेएस, ये क्या है, फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिएक्ट के बाद हम इसको देखेंगे नेक्स्ट.जेएस को, क्योंकि आजकल सारा काम नेक्स्ट.जेएस पे हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ। चलो खैर, गलत करो इसको। समझ में तो आ गया ना आप लोगों को लीनियर ग्रेडियंट होता कैसे, दिखता कैसे है? सर ठीक है, तो लीनियर ग्रेडियंट अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज मैं इसी पे देख लेते हैं इसको। ये देखें इन्होंने यूज किया हुआ है रेड पहले एक हाइट दी हुई कंटेनर को, ये कंटेनर है ग्रेड 1, इसको हाइट दी हुई है ताकि वो दिखे। अगर मैं हाइट हटा दूं, देखिए क्या होता है, तो ये नहीं दिख रहा, देखो हाइट देना लाजमी है, हाइट दोगे तभी दिखेगा। ठीक है, तो लीनियर ग्रेडियंट या भी ये फंक्शन है, फंक्शन की क्या मिसाल होती है कि उसके आगे एक जो है पैरेंथेसिस लगे होते हैं, ये फंक्शन है। लीनियर ग्रेडियंट एक फंक्शन है, उसी तरह यूआरएल भी एक फंक्शन था जो हम यूज कर रहे थे। तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो जावास्क्रिप्ट पे आपको समझ में आएगा। बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट एक फंक्शन है जो ये कुछ आर्गुमेंट्स देता है कि इसने रेड दिया, अगर मैं यहाँ पर पिंक लिख दूं तो देखना आप, यहाँ देखो यहाँ पिंक आ गया, तो पिंक येलो ब्लू, अगर मैं यहाँ में लिख देता हूँ ग्रीन, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि आप डायरेक्ट कलर का नाम लिख दो। उसी तरह इसमें और भी चीजें हैं, ग्रेडियंट में और भी चीजें आती हैं। लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, ये देखें इन्होंने यहाँ पर भी कुछ देखो ये दिया हुआ है 90 डिग्री पे ये कलर होना चाहिए, 0% पे, मतलब ये आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हम खुद से नहीं लिख रहे होते, ये जनरेटर होते हैं। लीनियर ग्रेडियंट को आप इनके थ्रू जनरेट भी कर सकते हो। जनरेटर का काम ये होता है कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर अपने हिसाब से चूज करके दे देते हो। जैसे कि मुझे ये लीनियर ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लूंगा। हम ये कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग ये कर रहे होते हैं कि मैंने यहाँ से कॉपी किया। हम ये खुद से नहीं बना रहे होते हैं, ये खुद से हमें बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं VS कोड पे लेके आता हूँ इसको। ठीक हो गया लीनियर ग्रेडियंट, अब इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो बैकग्राउंड इमेज, यार ये कॉपी नहीं हुआ, क्या मसला है, कॉपी क्यों नहीं हुआ? कॉपी कर भाई। सर बैकग्राउंड इमेज डाला हुआ है वो। हाँ, बैकग्राउंड इमेज पे लगती है, बैकग्राउंड इमेज पे ही आप लीनियर ग्रेडियंट लगा रहे होते हो। ये देखो आ गया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी यही है। इमेज के लिए भी आप यूज करोगे, लीनियर ग्रेडियंट के लिए भी आप ये यूज करोगे। लीनियर ग्रेडियंट के लिए अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी हुई है, वो इमेज के साथ ही यूज करिए। देखो, तो आप ऐसे खुद से नहीं बना रहे हो, आप इन वेबसाइट का यूज करते हो, ये जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो लीनियर ग्रेडियंट आप इन वेबसाइट के थ्रू बना रहे हो, तो ठीक है। तो ये तो इस बात की तो आपको टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है। तो ये समझ में आएगा, आ गया आप लोगों को लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज क्या है, बैकग्राउंड रिपीट क्या है। यस सर। बैकग्राउंड इमेज भी लगानी है उसके साथ, तो आप लगा सकते हो। मुझे इसका जो है पाथ निकालना पड़ेगा, मैं इसका पाथ निकाल के आ गया। कॉपी इमेज लिंक, और मैं इसका पाथ दे देता हूँ। मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ेगा, देखते हैं। तो ठीक हो गया, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, ठीक है। तो ये आप एक दोनों एक साथ यूज करते, ये इसको ओवर ऐड कर रहा है, देखो ये जो हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज, ये इसको ओवर ऐड कर रहा है, मतलब ये वाली चलेगी नहीं, तो आप दो एक जैसी लिखते हो। तो CSS क्या है, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है, जो उसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी आ रही होती है, सेम प्रॉपर्टी, ये देखो बैकग्राउंड इमेज ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे वाली को वो ज्यादा प्रेफरेंस देती है। अगर मैं इमेज को नीचे लेके आ जाऊंगा तो वो इमेज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा उसकी जगह पे। क्यों नहीं दे रहा ये, कैस्केडिंग के हिसाब से इसको देनी चाहिए इमेज को, कैस्केडिंग के हिसाब से इसको इमेज को, ये जो हमने यहाँ दी हुई है इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। तो यहाँ दे ही नहीं रहा ये, पता नहीं क्या इशू है। सर ये का फंक्शन यूज नहीं किया। हाँ URL, सॉरी URL, ये देखो। अब वो लीनियर ग्रेडियंट जो मैंने दिया हुआ था वो हट गया, लीनियर ग्रेडियंट जो मैंने दिया हुआ था वो हट गया। अगर इसको ऊपर लेके जाओ
तो ये देखें, अब ये लीनियर ग्रेडियंट आ गया। तो मतलब कैस्केडिंग का समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो सीएसएस में कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा होता है, कैस्केडिंग का मतलब यही है कि टॉप टू बॉटम ये पड़ता है उसको। तो जो सेम प्रॉपर्टीज होती है जो लास्ट में होती है, मतलब इसको जो बॉटम पे मिलती है उसको ही वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि हम यहाँ इमेज भी दे रहे हैं तो उसको नीचे लीनियर ग्रेडियंट भी दे रहे हैं, तो लीनियर ग्रेडियंट हमें वो दे रहा है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। रिपीट समझ में आ गया? रिपीट क्या करता है? रिपीट का आपको समझ में आ गया कि इमेज की जो रिपीटिशन हो रही होती है कि बाय डिफॉल्ट ये रिपीट होता है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो उसको रिपीट कर देता है। अगर मैं रिपीट नहीं लगाता हूँ तो ये रिपीट होता रहेगा। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब आप देखोगे तो ये रिपीट होता रहेगा। वेट करो, ये रिपीट होता रहता है जो आपने देखा भी था। ठीक है, तो हमें इसको नो रिपीट करना पड़ता है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी अब घुमाऊंगा इसको क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। अगर बैकग्राउंड में ही लगे रहे तो आगे और चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये कवर हो चुकी है हमारी। बैकग्राउंड रिपीट भी हो गया। बैकग्राउंड अटैचमेंट देख लेते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है? ये जो हमारी इमेज है ना, जो बैकग्राउंड पे लगी हुई है, बैकग्राउंड इमेज जो हमने यहाँ लगाई हुई है, देखो मैंने लगाई हुई है, ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है इस बॉडी पे। तो अगर अब मैं फिक्स लिखा हुआ है, फिक्स क्या करेगा? ये एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। ये हमारे स्क्रॉल बार के साथ नीचे मूव, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हो साइड पे जो कंटेंट ऊपर जा रहा है, पर इमेज वहीं खड़ी हुई है अपनी जगह पे। इमेज हिल भी नहीं रही अपनी जगह से, पर कंटेंट देखो, कंटेंट ऊपर जा रहा है। तो इसने क्या यूज किया हुआ है? बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, बैकग्राउंड अटैचमेंट को कमेंट ही हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कमेंट नहीं हो पा रहा। मैंने फिक्स को हटा दिया तो आप देखना ये ऊपर चली जाएगा। ये देखो ये चला गया ऊपर, देख रहे हो? जो बैकग्राउंड इमेज थी वो अब स्क्रोल के साथ ऊपर जा रही है जैसे दूसरे कंटेंट जा रहा है। तो अटैचमेंट क्या कर रहा है? इसको रोक के रख रहा है एक जगह पे। फिक्स कर दिया मैंने तो क्या हुआ? उसने इसको रोक लिया एक ही जगह पे। मैं इसको रन करना पड़ेगा। अब देखना ये, देखो ये स्क्रॉल बार के साथ ये मूव नहीं हो रही है, एक ही जगह पे खड़ी हुई है, फिक्स्ड है। सो इसके अलावा एक और पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन क्या करती है? हमारी इमेज की पोजीशन को बताती है। हमारी इमेज की पोजीशन, मतलब बैकग्राउंड इमेज जो है वो किस जगह पे हो। अब इसने क्या दी हुई? राइट टॉप, मतलब राइट और टॉप पे। ठीक है, अगर मैं इसको बॉटम कर दूं तो ये आप देखना नीचे चली जाएगी, राइट पे पर नीचे, राइट साइड पे पर नीचे। अगर मैं इसको लेफ्ट बॉटम करूं, लेफ्ट बॉटम, तो आप देखोगे ये लेफ्ट पे आ गई। ठीक हो गया। अगर मैं इसको टॉप बॉटम करूं, टॉप बॉटम तो नहीं चलेगी कंफ्यूज हो जाएगा ये। टॉप करूं उसको बॉटम करूं, जिससे ये टॉप पे लेके गया है। देखो, टॉप बॉटम आप एक साथ कैसे लगा सकते हो? ठीक है, तो ये तो सेंस ही नहीं बनाती बात। राइट बॉटम लिख देता हूँ तो ये यहाँ चले जाएगा कि राइट जाओ और नीचे जाओ, राइट जाओ और नीचे जाओ। अगर इसको मैं सेंटर कर दूं तो ये यहाँ पर आएगा, एंटर, ये या सॉरी यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको अगर मैं कह दूं राइट सेंटर तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। राइट या लेफ्ट, राइट कर देता हूँ, राइट स्पेस सेंटर, ऐसे आप देखते हो। तो ये देखो ये राइट सेंटर पे आ गया। तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप उसको कहीं भी अपने हिसाब से मूव करा लेते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मार्जिन भी इसमें लिखा हुआ है तो मार्जिन हम पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है मार्जिन। मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है मार्जिन। तो मार्जिन क्या है वो भी देखेंगे। तो ये काफी बड़ी हो गई है मेरा, पर आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस मैं अभी सर। वीएस कोड पे आ गया हूँ, आपको वीएस कोड दिख नहीं रहा होगा। यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई है जिसकी वजह से ये काफी बुरी लग रही है। इमेज काफी बड़ी है, ये इमेज छोटी है उसके साथ पे। ये जो इमेज है ट्री पे परिंदा बैठा हुआ है, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में हमारी यही चीजें हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें। हाँ, बैकग्राउंड शॉर्ट एंड पढ़ते हैं अभी। बैकग्राउंड शॉर्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड शॉर्ट एंड, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड इमेज। यस सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट एंड। बैकग्राउंड
अब बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक मतलब लिखने अलग अलग लिखने की जगह पे आप एक ही जगह पे उसको लिख दो कि आप बैकग्राउंड इमेज अलग लिख रहे हो, बैकग्राउंड रिपीट अलग लिख रहे हो, तो आप एक काम क्या करते हो कि आप जो है एक ही जगह पे सारी चीजें रखते हो। जैसे कि मैंने इमेज यहाँ रख दी, ठीक है, इमेज आ गई, उसके साइज छोटा कर लेते हैं, साइज काफी बड़ा है 50 VH। 50 VH क्या किया इसने, हाफ ऑफ दी हमारा जो व्यू पोर्ट है उसकी हाइट ले ली इसने, ठीक है, जो व्यू पोर्ट होता है उसके हिसाब से हाइट लेता है ये। तो मैं इसको 50 VW कर देता हूँ, देखो ये छोटा हो गया, इतना चाहिए ना, ज्यादा नहीं चाहिए, दिखता नहीं है वरना वो सही तरीके से। बैकग्राउंड URL, ठीक है, बैकग्राउंड URL। अब इसके साथ ही आप स्पेस देके अब इसका ऑर्डर जो है आपको फॉलो करना पड़ता है। अब ऑर्डर देख लेते हैं क्या इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर आपको बस याद रखना होता है कि आप फर्स्ट कौन सा लिखते हो, सेकंड कौन सा लिखते हो, शॉर्ट हैंड में बस आपको ये याद रखना होता है। तो इसका ऑर्डर में अब आप देखें, द शॉर्टेड प्रॉपर्टी ऑफ बैकग्राउंड इज यूज्ड टू सेट ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एट वंस इन CSS। एक ही जगह पे आप ये जो बैकग्राउंड पीट अलग से लिख रहे हो, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, वो सारे अलग अलग लिखने की जगह आप एक ही जगह पे उसको लिखते हो। सो दिस इज बैकग्राउंड जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। ये बॉर्डर के साथ भी यूज होती है, मार्जिन के साथ भी यूज होती है शॉर्ट एंड जो है। तो उसमें ऑर्डर बता रहे हैं कि सबसे पहले कलर होना चाहिए, अगर आपको कलर देना है तो कलर, नहीं देना है तो भले इसको इग्नोर कर दो, नहीं लिखो। पर ऑर्डर यही होना चाहिए कि पहले कलर आएगा फिर इमेज आएगी। इमेज मैंने लिख दी है, कलर मुझे देना नहीं है, ठीक है, तो कलर दोगे तो कलर भी आ जाएगा। मैं इसको रेड कर दूं, ये देखें रेड कलर होगा पर ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर छुप गया है, इस इमेज के अंदर ही। अब तीसरा क्या है, रिपीट। मैं बोलता हूँ भाई इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा नो रिपीट, नो रिपीट, ये देखें, ठीक है, स्पेस देख के लिखते जाओ। पहले हमने कलर लिखा, मुझे पहले पे कलर लगा रहा था, कैसे लगा रहा था कि बैकग्राउंड कलर लिख रहा था, बैकग्राउंड कलर और रेड लिख रहा था ना। तो उसके बाद बैकग्राउंड इमेज अलग से लिख रहा था, बैकग्राउंड रिपीट अलग से लिख रहा था, बैकग्राउंड पोजीशन अलग से लिख रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक ही जगह पे बैकग्राउंड लिखा, फिर इसको पहले कलर बताया, अब ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, कलर बताया, फिर इमेज बताई, इमेज बता दी मैंने, फिर रिपीट करना नहीं करना उसको नो रिपीट कर दिया मैंने, फिर बैकग्राउंड पोजीशन बतानी है। अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, मैं कर देता हूँ फिक्स्ड, फिक्स्ड हो ये बैकग्राउंड पोजीशन ऑफ फिक्स। और बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट अटैचमेंट में क्या देखा था हमने, अटैचमेंट में क्या देखा था हमने, अटैचमेंट में सॉरी हमने फिक्स देखा था, ठीक है, अटैचमेंट मैंने गलती से यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन पे अटैचमेंट लगा दिया। तो बैकग्राउंड पोजीशन में देखा था राइट सेंटर, राइट राइट सेंटर। शायद इसको मुझे कॉमर्स में रखना पड़ेगा क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज हैं एक साथ है, ये एक साथ लिखना पड़ेगा। अगर मुझे राइट सेंटर को लिखना है तो कैसे लिखूं, सर वो डैश लगाएं अगर बीच में, जिस तरह नो रिपीट पे लगा हुआ है शायद। नहीं ऐसे नहीं होगा ना, स्पेस से भी नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा है, ये राइट सेंटर पे नहीं आ रहा, तो इसको गोली कराओ, ये इसका कोई इशू होगा। चलो बैकग्राउंड पोजीशन नहीं लगाते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दो, फिक्स कर दो इसको। लाजमी नहीं है कि आप कलर भी दो, कलर हटा दो बस। पर आपको ये जो है सीक्वेंस फॉलो करना है कि पहले क्या आएगा, अगर कलर नहीं देते हो तो कोई मसला नहीं है, फिर आप बैकग्राउंड इमेज दे दो, बैकग्राउंड इमेज आ गई, उसके बाद मतलब एक ही जगह पे आप सारी चीज लिख रहे हो, सिंपल इसका मतलब ये है। अब ज्यादातर हम पता है क्या यूज कर रहे होते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ, हम ज्यादातर ऐसे यूज कर रहे थे इसको, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर लिखो सिर्फ कलर अप्लाई होगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड 1 पिक्सल सॉलिड रेड, नहीं नहीं ये तो बॉर्डर के लिए लिखते हैं सॉरी, हम ऐसे लिख रहे थे डायरेक्ट, हम बैकग्राउंड कलर ऐसे नहीं लिख रहे होते कलर, हम बैकग्राउंड रेड लिख रहे होते हैं। तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एट द सेम प्लेस। तो ये मेरे ख्याल से ये देखो आपको यहाँ पर भी वो बता रहा है, यहाँ सीक्वेंस बता रहा है, पहले कलर आएगा फिर इमेज आएगा, पोजीशन आएगी फिर रिपीट, ये भी आपको सीक्वेंस बता रहा है, ठीक है। पोजीशन एक्स क्या है, वो भी मतलब उसको पोजीशन को खोल दिया इन्होंने, पोजीशन क्या है वो आप यहाँ पर अगर लिखोगे
बैकग्राउंड पोजीशन एक्स, उसको आप एक्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आप क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसकी तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये आप लोगों को? बैकग्राउंड में सर, हमारा इतना ज्यादा टाइम चला गया। एक सवाल है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी आगे पीछे लिखते हैं तो वर्क करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, आगे पीछे नहीं लिखना है आपको, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। और ये सीक्वेंस है ना, इसको ही फॉलो करना है आपको। ठीक है, क्लियर है सबको? हैंड रेस कर दें, अगर सबको क्लियर हो गया तो हैंड रेस कर दें। सर, एक ही बंदे को क्लियर हुआ है बस, एक ही हैंड रेस मुझे मिला है। तीन तीन हैंड रेस आ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा। 5 लोगों को समझ में आ गया है, ठीक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें ही ज्यादा टाइम चली जाएगा हमारा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। क्या है, कौन सा टॉपिक है हमारा? बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब देखते हैं हम बॉर्डर को। बॉर्डर बहुत सिंपल है। एक बंदा लिख कर जाएगा वो ढूंढने लेगा ऐसा ठीक है, डिव बनाता हूँ। अब इस शॉर्टकट भी डिव बनाने को, उसको आप क्लास दे दो डायरेक्ट। VS कोड का एक शॉर्टकट है डॉट। अगर डिव बना रहे हो सिर्फ तो डॉट लिखो, और डॉट उसके आप क्लास का नाम दे दो। मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर एग्जाम्पल, बॉर्डर एग्जाम्पल्स। अभी क्या करेगा, डिव बनाएगा, उसके अंदर क्लास रख देगा बॉर्डर एग्जाम्पल। ठीक, अब इसके अंदर कुछ कंटेंट दे देता हूँ। हेलो, आई एम कंटेंट ऑफ बॉर्डर एग्जाम्पल्स क्लास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं इस पे। अब मुझे इस क्लास को पकड़ना है, तो ये मैंने क्लास दी थी बॉर्डर एग्जाम्पल के नाम से, और उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। देखते हैं टिकता है कि नहीं टिकता है। तो हम क्या लिखते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये बॉर्डर हमारे पास आ चुका है। अब ये भी एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉर्डर देखो, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बॉर्डर, जैसे हम बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहे थे, उसी तरह हम बॉर्डर के लिए भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आती है। तो सबसे पहले आता है बॉर्डर की विड्थ। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। बॉर्डर की अगर आप लिखोगे यहाँ से बॉर्डर, तो आपको बता देगा बॉर्डर रेडियस, रेडियस है शायद, विड्थ नहीं है इसके अंदर। 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल लिख दिया। बॉर्डर कलर, कलर लिख देते हैं इसको रेड। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर स्टाइल, हाँ ये सॉलिड वगैरह सारी स्टाइल में आता हूँ। ये दिखा गया, ठीक हो गया। बॉर्डर रेडियस है, विड्थ है, 1 मिनट में देख लूँ। विड्थ होना चाहिए बॉर्डर का तो, हाँ बॉर्डर विड्थ है ना, ये रहा। रेडियस अलग चीज है। तो ये चीज, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ सीक्वेंस। ठीक है, ये देखो, ये और ये सेम चीज है। ये और ये सेम ही चीज है। अब यहाँ पर भी आप ड्राई का कॉन्सेप्ट यूज करें, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो बजाय ये लिखने के, अपने आप को रिपीट ना करें, ये लिखें, एक ही लाइन में आपका काम हो गया। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो उसमें बॉर्डर में और भी प्रॉपर्टीज आती हैं, लाइक बॉर्डर में और भी प्रॉपर्टीज आती हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ब्राउजर में आता हूँ और स्क्रीन में शेयर करता हूँ। चले गया ब्राउजर। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, इन्होंने भी देखो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। 5 पिक्सल सॉलिड रेड, मतलब 5 पिक्सल की विड्थ है बॉर्डर की। ये स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल, और ये बॉर्डर कलर।
ठीक है, ये स्टाइल डॉटेड भी होता है, डबल भी होता है, बहुत सारी इसके अंदर स्टाइल्स होते हैं। बॉर्डर विड्थ, स्टाइल और कलर। देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉर्डर प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर बॉर्डर। ये 3 प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है टोटल। अब बॉर्डर विड्थ में भी बॉर्डर के अंदर और भी प्रॉपर्टीज आती है, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, बॉर्डर ब्लॉक कलर, बॉर्डर ब्लॉक एंड स्टाइल, बॉर्डर ब्लॉक विड्थ, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। बॉर्डर कॉलेप्स आ गया, बॉर्डर बॉटम विड्थ, मतलब बॉर्डर का जो बॉटम, मतलब अब ये भी डिफाइन कर सकते हो। मैं इस पे आऊँ ये स्पॉट पे, ये स्पॉट पे ये जो ना, ये क्या है, बॉर्डर की बॉटम है, ये बॉर्डर की बॉटम है, ये जो पार्ट है नीचे वाला, तो इसको भी आप बता सकते हो, बॉर्डर बॉटम डैश बॉटम, बॉर्डर डैश बॉटम। और इसको मैं 1 पिक्सल या मैं कर दूं इसको 20 पिक्सल सॉलिड। ये देखें रेड, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ इसने क्या किया, बॉर्डर बॉटम को इसने चेंज किया। अगर सिर्फ विड्थ, ये भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ही है, देखो ना, ये भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, सिर्फ बॉर्डर के बॉटम को चेंज करने के लिए। अगर आप उसमें पर्टिकुलर कुछ करना चाह रहे हो तो बॉर्डर बॉटम विड्थ लिख दो, सिर्फ उसकी विड्थ को चेंज करे, तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगी। तो इसने क्या किया, ये जो सॉलिड और रेड ऊपर ऊपर से उठाई, यहाँ से उठाई, और बॉटम बॉर्डर बॉटम विड्थ विड्थ जो है वो उसने ओवर कर ली। ये 1 पिक्सल यहाँ लिखी हुई थी, इसने क्या किया, अब ये कैस्केडिंग को फॉलो करता है, तो इसने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी को इससे ओवर कर दिया, मतलब इसको 20 पिक्सल कर दिया। उसी तरह टॉप के लिए भी आती है, उसकी तरह लेफ्ट राइट के लिए भी, राइट के लिए भी आती है, लेफ्ट के लिए भी आती है, बॉर्डर लेफ्ट लेफ्ट विड्थ। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ये देखो। ओके, तो ये आप इस तरह उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर, ये एक क्लियर है? सवाल है, एक सवाल जी है। पूछे, ये जी अभी हम पूछे। इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि जो हमारे जो पूरा एक बॉर्डर बना हुआ है इसको हम मोटा करना चाहें, जिस तरह जैसे टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं, और अगर हम इसको सिर्फ वो एक बोल्ड टाइप कुछ देना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे? विड्थ नहीं बॉर्डर बढ़ानी, विड्थ, फिर विड्थ क्या से करना है उसको, विड्थ? जिस तरह से हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये डब्बा बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, इसको भी मैं हल्का सा मोटा कर दूं। वो उसके लिए आती है आती है ना बोर्ड, बॉर्डर विड्थ, अच्छा ये विड्थ की प्रॉपर्टी आती प्रॉपर्टी। है, ये प्रॉपर्टी आती है वो। ये देखो विड्थ आ गई, ये क्या चल गया। अच्छा, ये तीनों को एक साथ कमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ऐसे काम विड्थ ऐसे काम नहीं करेगी, विड्थ के लिए आपको बताना पड़ेगा कि बॉर्डर किस टाइप का, सॉलिड टाइप का है या किस टाइप का है, वो भी बताना पड़ेगा आपको। बॉर्डर स्टाइल भी बताना पड़ेगा आपको। जैसे अगर इसको बंद कर दूं, ये देखो बॉर्डर स्टाइल को बताया तब ये जाके शो हुआ है। और बाय डिफॉल्ट बॉर्डर कलर जो है ब्लैक होता है, ठीक है, तो ये कलर हमारे पास ब्लैक आ रहा है क्योंकि ब्राउजर इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर दे रहा है, तो मैंने यहाँ के चेंज कर दिया। तो आप ये यूज करो या ये यूज करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्लियर है, बॉर्डर बॉर्डर क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया, बॉर्डर भी देख लिया हमने। ये बॉक्स मॉडल के कॉन्सेप्ट में से एक वन ऑफ द मेन थिंग है, बॉर्डर है, विड्थ हमने देख लिया, हाइट भी देख लिया हमने। अब मार्जिन और पैडिंग को देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं मार्जिन और पैडिंग, तो आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, इसके बगैर तो काम धंधा हमारा चल ही नहीं सकता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अब एक क्या काम करता हूँ, मैं बटन बनाता हूँ, मैं बटन बनाता हूँ, बटन बनाया मैंने, उसको क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास में दे देता हूँ उसको बीटीएन, तो मैंने क्लास दी बीटीएन। ठीक हो गया, और इसको मैं कुछ कंटेंट दे देता हूँ, क्लिक में लिख देता हूँ। तो बटन भी एक खाली डब्बा ही है, पर ये जो स्टाइलिंग आ रही है कि इसका कलर ग्रे है, इसके पीछे बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर इसको दिया हुआ है, तो ये कौन दे रहा है, कौन दे रहा है इसको, ये स्टाइलिंग कौन दे रहा है इसको? ब्राउजर। ब्राउजर दे रहा है। मैंने तो उसको डिफाइन नहीं किया, ये भी खाली डब्बा ही है,
अगर इसकी मैं सारी स्टाइलिंग को खत्म कर दूं ना, देखोगे ये खाली डब्बा ही है, लाइक डेव, ये क्योंकि इनलाइन टाइप का है, ये फुल विड्थ नहीं लेता है, तो ये इनलाइन टाइप का डब्बा है। ठीक है, तो ये बटन बन चुका है। अब मैं इसको CSS में लेके आता हूँ। सबसे पहले देखते हैं पेडिंग को, BTN, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेडिंग एग्जाम्पल, BTN पेडिंग एग्जाम्पल, और इसको एक और क्लास भी दे देता हूँ BTN। अब ये 2 क्लासेस भी आप दे सकते हो, एक एलिमेंट को 2 क्लासेस भी दे सकते हो ऐसे अलग अलग, कि ये BTN में मल्टीपल बटन एलिमेंट्स के लिए यूज करूंगा, ताकि जो इस BTN में मैं स्टाइल दूँ वो सारे जिसने भी इस BTN क्लास को अपने अंदर रखा होगा उसमें अप्लाई हो जाएगी। और ये BTN क्लास मैंने सिर्फ इस बटन के लिए बनाई हुई है, इस बटन के लिए। ये या तो मैं इसकी आईडी बना दूं तो मैं क्लास के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करता हूँ ज्यादातर। तो ये सिर्फ इस बटन के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, और ये मल्टीपल बटन के लिए तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो कि आपने एक बटन बनाया, ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैंने BTN क्लास दे दी है। तो ये देखो BTN, यहाँ भी आप जो भी BTN के अंदर मैं स्टाइल दूंगा दोनों में अप्लाई हो जाएंगे सेम टू सेम स्टाइल। इसको जो मैं स्टाइल दूंगा पेडिंग एग्जाम्पल को, सिर्फ इसी बटन पे अप्लाई होंगे, क्योंकि वो मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, पर मुझे देना नहीं है। अब सबसे पहले तो मुझे इस बटन को मुझे पहले करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ इधर, कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो एरर दे रहा है क्योंकि अंदर अंदर भी मैंने इसको कुछ नाम दिया है। चलो करो, बॉर्डर पेडिंग स्टाइल। अब पेडिंग क्या करता है, एक काम करता हूँ, इस बटन ये जो आ रहा है ना, इसमें मैंने कंटेंट नहीं लिखा है, तो ये नुक्ता बन के आ गया, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब वो चला गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर दूं मैं, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं, करूँ ये दूं, ये चलो अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे इसके अंदर की विड्थ बढ़ानी है, इसके अंदर की विड्थ बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ तो मैं फिर एक काम करूंगी, इसको हाइट दूं 20 पिक्सल, या मैं इसको देता हूँ 30 पिक्सल, या मैं देता हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैं विड्थ दूं 40 पिक्सल, 40 पिक्सल कम हो गई, 100 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, तो ये बटन जैसा शेप मुझे दे रहा है, पर इसमें एक मसला है। इसमें मसला क्या है, अगर इसको मैं कम ले जाऊं, अभी इससे ज्यादा कम जा नहीं रहा, तो काम करता हूँ इसकी जो है विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, 150 पिक्सल कर देता हूँ। देखते हैं, अभी भी मैं काम करता हूँ, इसका कंटेंट ही बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। क्लिक मी टू ओपन साइट, ठीक है, अभी भी ये नहीं सुपड़ रहा, मैं सुपड़ना चाहता हूँ इसको। अब ये देखा मसला, देखे इसका विड्थ इसको फिक्स दिए हुए, तो ये ज्यादा कंटेंट जो है इसके अंदर वो नीचे आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। कंटेंट जो है वो एक ही जगह पे फिक्स हो गया है। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या करते हो, इसको हटा के, इसको आप यूज नहीं करते हो, आप क्या किस चीज का यूज करते हो, पेडिंग, पेडिंग। अब पेडिंग ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है किसकी, ये पेडिंग लेफ्ट, पेडिंग टॉप, पेडिंग बॉटम, पेडिंग राइट, ये इसकी लिए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। मतलब पेडिंग टॉप ये, पेडिंग बॉटम ये, पेडिंग राइट और पेडिंग लेफ्ट, लाइक दिस। तो मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहले उसके अंदर लिखते हैं, मैं काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1 पिक्सल, 1 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल लिख देता हूँ। तो ये देखें चारों तरफ से इसने क्या किया, अब मैंने सिर्फ एक उसमें लिखा है ना, पेडिंग के अंदर मैंने एक ही उसका आर्गुमेंट दिया है 20 पिक्सल, तो उसने क्या किया कि चारों तरफ टॉप से भी दे दिया, राइट से भी दे दिया, बॉटम से दे दिया इसने, और लेफ्ट से भी उसने 20 पिक्सल, मतलब चारों तरफ से 20 पिक्सल को डिवाइड कर दिया। चारों तरफ से उसने 20 पिक्सल से उसको डिवाइड कर दिया। ये क्या कर रहा है, पेडिंग करता क्या है बेसिकली, कि अंदर की जो विड्थ है उसको कम और ज्यादा करता है। जो बटन के जो एलिमेंट के अंदर की विड्थ है ना, ये इसके इनसाइड विड्थ है, ये बॉर्डर के अंदर, कंटेंट और बॉर्डर के अंदर की जो विड्थ है या हाइट है उसको कंट्रोल करता है ये बेसिकली। पेडिंग क्या करता है, उसके अंदर जो भी उसका जो है ना विड्थ और हाइट को, उसको कम ज्यादा करने में पेडिंग हमारी मदद करता है। तो अगर आप सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लिखोगे
अब ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है तो क्या करेगा, चारों तरफ इसको दे देगा। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि टॉप और बॉटम से 20 रहे, लेफ्ट और राइट से ये 40 पिक्सल हो जाए, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप देखो टॉप एंड बॉटम, अब मैंने दो आर्गुमेंट लिखे हैं, तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट ये डिनोट करता है टॉप एंड बॉटम को, 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम को चली जाती है, और 40 पिक्सल जा रही है लेफ्ट और राइट को। अगर आप उसी तरह अगर आप जो है 20 पिक्सल यहाँ, 40 पिक्सल यहाँ, अब ये क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो यहाँ पर काम कर रहा था ना, यहाँ पर काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हो रही है कि ये टॉप एंड बॉटम को डिनोट करेगा अगर 2 लिखोगे तो, और ये लेफ्ट और राइट को करेगा। अगर आपने 4 लिख दिए तो 4 क्या कर रहा है, ये टॉप के लिए, ये राइट के लिए, ये बॉटम के लिए, और ये लेफ्ट के लिए, ऐसे काम करेगा। टॉप राइट मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, घूम रहा है ये टॉप राइट। अगर मैं इसको कर दूं 50 पिक्सल, आप ये चेक करना, ये वाला साइड चेक करना, इसको मैं करता हूँ 80, ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये सिर्फ राइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं 50 कर दूं तो ये बॉटम को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अब कंट्रोल अलग अलग हो गया है। पहले क्या कर रहा था, वो एक ही जगह पे कंट्रोल कर रहा था। अगर ये एक ही में लिख रहा हूँ, अगर मैं एक ही लिख रहा हूँ तो ये चारों तरफ इसके पास कंट्रोल आ गया है। अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो अब क्या कर रहा है, ये कंट्रोल डिवाइड होगा लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम पे, तो ये टॉप और बॉटम पे जाएगा और ये लेफ्ट और राइट पे जाएगा। उसी तरह अगर मैं चार दफा लिख दूं तो मैंने इसको 30 पिक्सल दे दिया और इसको मैंने दे दिया 100 पिक्सल। तो आप देखोगे टॉप को 20 दिया है इसने, राइट को इसने 50 दिया है, बॉटम को इसने 30 दिया है, और लेफ्ट को इसने 100 दिया है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये चक्कर सारा? यस जी सर। समझ में आ रहा है। दिस इज पेडिंग, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेबसाइट्स पे बनाओगे ना, तो आप वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा यूज होता है पेडिंग जो है ना। पेडिंग अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको वेबसाइट का लेआउट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारा काम पेडिंग मार्जिन इन चीजों से हो रहा होता है इसका। कोई भी हम लेआउट बना रहे होते हैं, वो लेआउट हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे भी इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक हो गया। तो उसमें हम ये सारी चीजें यूज करेंगे जो आज तक पढ़ी है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें पूरा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसमें पेडिंग मार्जिन ये सारी चीजें, ये बॉक्स मॉडल पूरा यूज होगा, ठीक है। सर ये फिर क्लियर हो रहा है आपको? सर अगर हम यूनिट पढ़ लेते, यूनिट जो हम रैम वगैरह यूज यूनिट करें। यूनिट हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे का टॉपिक है। वो रैम ईएम मतलब इसी ये बात कर रहे हो ना आप, आर ई जी एम ई एम, वो देखो पिक्सल। पिक्सल भी आप यूज कर सकते हो, ईएम आर ई एम, ये सारी यूनिट ही है। तो हम आगे देखेंगे उनका क्या फायदा है। तो फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, हम पिक्सल से अभी काम चला रहे हैं, और ज्यादातर हम रैम और ईएम का यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। पिक्सल भी, क्योंकि 1 ईएम इज इक्वल टू 16 पिक्सल के बराबर होता है वो, पर वो कुछ अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट कंटेंट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन अभी इसमें है, मतलब अभी इसमें मुझे अभी परसेंटेज का भी समझाना है कि परसेंटेज कैसे काम करती है। उसमें जब हम पोजीशन पे आएंगे तब पढ़ेंगे उसको। पोजीशन प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में हमारी होगी, पोजीशन जो है, ठीक है। तो पेडिंग समझ में आ रहा है सबको? पेडिंग नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। आ गया सर। सब हैंड रेस करें जिस जिसको समझ में आ चुकी है। आज की क्लास काफी लंबी हो गई क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं चाह रहा हूँ कि आज ये कवर हो जाए। थोड़ी लंबी बन गई तो खैर है, ठीक है। पेडिंग यही था। अब पेडिंग का चक्कर समझ में आ रहा है। अगर एक आर्गुमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, मुझे बताया, कौन बताएगा? अगर सिर्फ एक आर्गुमेंट लिख रहा हूँ मैं, लाइक अगर मैं सिर्फ 20 पिक्सल लिखूंगा, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दिया मैंने, सर वो इसका चारों मतलब तरफ इसका मतलब क्या है? लेफ्ट राइट टॉप से बॉटम लेफ्ट, पूरा एक से वो टॉप, कर देगा। राइट, बॉटम और लेफ्ट, मतलब चारों तरफ से 20 पिक्सल दे दिया। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 40 पिक्सल लिखूं तो क्या होगा, क्या करेगा ये? 50 पिक्सल लिखता हूँ यहाँ तो 20 पिक्सल जो है वो टॉप टू बॉटम चले जाएगा और बाकी जो 50 पिक्सल है वो राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट चलेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 50 पिक्सल मोर लिख दूं, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आप 3 लिखते हो तो क्या करता है ये? सर लेफ्ट वाले पे टॉप, नहीं देता, बाकी तीनों पे दिया। हाँ लेफ्ट वाले को ये नहीं दे रहा है, मतलब ये टॉप और बॉटम को दे रहा है। आ, ये थर्ड, ये जो 3 हम लिखते हैं इसका मुझे समझ में नहीं लगती है, क्योंकि ये मैं कभी भूल ही जाता हूँ, तो इसकी मैं ज्यादातर आता नहीं हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। कि 20 पिक्सल ये टॉप को दे रहा है, 50 पिक्सल ये इसको दे रहा है, मैं 15 इसको 100 कर देता हूँ ताकि हमें फर्क। हाँ ये देखो बॉटम को ये ज्यादा दे रहा है,
लेफ्ट और राइट को 50 दे रहा है शायद। लेफ्ट और राइट को अगर मैं कर दूं इसको 10 कर देता हूँ। हाँ, लेफ्ट और राइट को ये दे रहा है, मतलब टॉप को इसने क्या दिया, टॉप को इसने दिया 20 पिक्सल, 10 पिक्सल दिया लेफ्ट और राइट को, और बॉटम को 100, मतलब ये थर्ड जो है वो बॉटम को दर्शाता है। तो ज्यादातर हम यहाँ तो 4 यूज कर रहे थे या तो 2 यूज कर रहे थे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है काफी। ये जो 3 हम लिखते हैं ना, अगर मैं यहाँ 40 लिख दूं अब क्या होगा? अब इसका कौन समझाएगा मुझे, ये इन चारों का क्या मतलब है? इन चारों का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। तो मतलब ये टॉप पे जो है 20 पिक्सल दे रहा है, राइट पे 10 पिक्सल दे राइट रहा पे है, 10 पिक्सल दे रहा बॉटम है। पे 100 दे रहा है और लेफ्ट पे 40 पिक्सल। चलो शुक्र है, ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ते हैं मार्जिन की तरफ। ओके, किसकी तरफ बढ़ते हैं? मार्जिन। मार्जिन को देखते हैं, मार्जिन भाई को देखते हैं। पेडिंग हो गया, अब मार्जिन भाई को देखते हैं। मार्जिन भाई, अब मार्जिन भाई को देखने के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए। मार्जिन को देखने के लिए मुझे 2 एलिमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि मार्जिन जो है वो ऐसे काम करता है 2 एलिमेंट्स पे। वो ये 2 एलिमेंट आ गए, 2 बटन है। आई एम सेकेंड बटन है। सेकेंड बटन, इसको भी एक मैं इंडिविजुअल क्लास देता हूँ बीटीएन मार्जिन एग्जाम्पल। बीटीएन मार्जिन में जनरल क्लास बना लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये पेडिंग के लिए यूज किया होता है इसको। और इसको मैं एक और बटन बना देता हूँ, क्लास BTN2, और इसको BTN की क्लास है। अभी ये मैंने यहाँ पर इसको BTN क्यों दिया है, इसको भी BTN दिया हुआ है, इसको भी BTN दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? और इसको अलग दिया हुआ है मैंने 1 और इसको 2 दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? ये मैं बता चुका हूँ, कौन डिफाइन करेगा? पर ये BTN1 जो है ये सिर्फ जो पहली बटन की क्लास है उसको स्टाइल करेगा, और BTN2 जो है जो सेकंड वाली है, और जो एक BTN लगाया हुआ अलग से दोनों में, वो सर अगर हम सिर्फ BTN लिखते हैं वो दोनों को स्टाइल करेगा। दोनों का स्टाइल वो देखेंगे, अभी देखेंगे वो कैसे स्टाइल करता है। तो उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि एक जैसी क्लास हमें सबको दी हुई होती है, और कुछ अलग अलग क्लासेस दी होती हैं, तो वो क्यों यूज होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 आ गए हमारे पास। अब मार्जिन भाई पता है क्या करता है? ये बैकग्राउंड कलर किसको जा रहा है? इसको बंद करो भाई। पहले मैं BTN क्लास देता हूँ, उसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड। अब BTN पे देखो क्या इसने क्या किया कि इस दोनों को इसने सेम स्टाइल दे दी है, क्योंकि क्लास मैंने दोनों को BTN दी हुई है। अगर मुझे BTN1 को अलग देनी है और BTN2 को अलग कुछ स्टाइल देने, तो मैं क्या करूंगा? डॉट BTN1 कितना डॉट BTN, उसको अगर मुझे करना है फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ इसका 20 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखो इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया, पर इसका नहीं बढ़ा क्योंकि इसकी क्लास अलग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता, अगर मैं यहाँ लिखता, इसको हटाऊं 1 मिनट के लिए, तो मैं यहाँ लिखता फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो दोनों के बढ़ गए क्योंकि दोनों पे वही सेम क्लास है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका फॉन्ट साइज नहीं करते हैं। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर बुरा लग रहा था काफी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो है, अब मार्जिन क्या करता है, मार्जिन जो है वो इन 2 एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इसको मार्जिन कहते हैं। ये जो बीच में जो डिस्टेंस है, एक तो अंदर वाला डिस्टेंस था वो था पेडिंग, जो इस बटन के अंदर है। बटन के अंदर हमें अगर कुछ इसको स्पेस देना हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं पेडिंग। पर अगर बाहर 2 एलिमेंट के दरमियान, ये 2 एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान अगर डिस्टेंस चाहिए तो हम यूज करते हैं मार्जिन। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मार्जिन भी एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। अगर सिर्फ मार्जिन लिखूंगा तो क्या करेगा, चारों तरफ अगर मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, चारों तरफ इसने क्या किया, टॉप बॉटम, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, चारों तरफ से इसने, इस बटन ने मार्जिन ले लिया चारों तरफ से। ये राइट से भी ले लिया, बॉटम से भी ले लिया, लेफ्ट से भी ले लिया, और टॉप से भी 10 पिक्सल की मार्जिन ले ली। अगर मैं ऐसे करता हूँ 20 पिक्सल, तो क्या कर रहा है अब क्या कर रहा है, कौन बताएगा? पेडिंग की तरह काम कर रहा है ये भी सेम। जी जल्दी बताएं। सर वो 10 पिक्सल जो है टॉप पे बॉटम दिया, और 20 पिक्सल ने जो है राइट टू लेफ्ट दिया।
ठीक है, मार्जिन कर क्या रहा है ये समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यस तो चलो सर। बात कीजिए, मार्जिन कर क्या रहा है। मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। मिर्जा फैजान भाई आप बताओ कि मार्जिन क्या कर रहा है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको, मार्जिन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सईद, हमजा सईद भाई आप बताओ कि मार्जिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज दिस मार्जिन डूइंग, कर क्या रहा है ये। आप लोग बोलते ही नहीं हो, क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा क्या इशू है, कोई आप कुछ रिस्पॉन्स तो दो। जी हेलो। दो एलिमेंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस रहता है ना उसे मार्जिन कहते हैं। बोला करें, शर्माए नहीं करें, बिल्कुल सही कहा आपने, दो एलिमेंट्स के दरमियान। अब ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ इस बटन को स्पेस दे रहा है, क्योंकि मैंने इसी बटन को मार्जिन दिया हुआ है। उसी तरह अगर मैं इसको भी मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल और 50 पिक्सल, तो ये देखिए ये बटन दूर चला गया। तो दो एलिमेंट्स के दरमियान कुछ भी आपको डिस्टेंस देना हो तो उसके लिए मार्जिन। तो अब अगर नए बार आपने देखा होगा, अगर मैं आपको लेके चलूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वहाँ वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शेयर, और ये मैं ब्राउजर पे चला गया। अब इसी वेबसाइट पे आप देख लें, इसी वेबसाइट पे देख लें कि ये देखिए ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है, ये तीसरा, ये चौथा। अभी देखिए डिस्टेंस इसके बीच में, ये कौन क्रिएट कर रहे हैं, मार्जिन क्रिएट करता है, ये डिस्टेंस साइड में, ये साइड से। और ये अंदर जो स्पेस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर जो स्पेस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, पैडिंग से। ये पैडिंग से आ रहा है। इसके अंदर जो ये मोटा मोटा पा रहा है ये पैडिंग से आ रहा है। इस और इसके बाहर जो स्पेस आ रहा है वो आ रहा है मार्जिन से। मैं जब सीख रहा था ना मार्जिन पैडिंग, मुझे समझ में नहीं आते थे इसमें फर्क क्या है, मुझे काफी टाइम लगा था। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये देखे मार्जिन देखें, अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ आपको को ये देखें, मार्जिन राइट दिया हुआ है इसको, क्यों, ये यहाँ से 15 पिक्सल की मार्जिन दी हुई है। यार ये देखें, अगर मैं इसको छेड़खानी करता हूँ इसके साथ, उसको 100 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखें कितना दूर चला गया ये 100 पिक्सल मार्जिन राइट, मतलब यहाँ से मार्जिन राइट दिया हुआ है, मार्जिन की प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई है, तो मार्जिन राइट हम बता रहे हैं कि सिर्फ राइट से दो, तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया मार्जिन राइट। ठीक है, तो ये आ गया, ये ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आप देखोगे दिस इज बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल में दिखा देता हूँ, इसको हम आगे देखेंगे अभी। ये बॉक्स मॉडल है बेसिकली। बॉक्स मॉडल में तीन चीजें होती हैं, तीन चार चीजें होती हैं। एक कंटेंट होता है, उसमें विड्थ और हाइट होती है, ये कंटेंट है और उसकी विड्थ और हाइट, ये हाइट और विड्थ। और ये पैडिंग आ गई जो हम देख चुके हैं, अंदर से स्पेस है। फिर इसके बाद बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर उसका एक एलिमेंट है, और उसके बाद लास्ट में मार्जिन है, ये मार्जिन। ये चार एलिमेंट से मिलकर बॉक्स मॉडल बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था शुरू में, अगर आपको पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और विड्थ समझ में आ गई तो आपको बॉक्स मॉडल भी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए कहा था मैंने। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने मार्जिन राइट इसकी चेंज की, तो ये देखिए कलर भी आ रहा है इसका, मार्जिन का कलर क्या ऑरेंज है, तो ये बता रहा है कि ये यहाँ मार्जिन है, यहाँ मार्जिन है 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल की राइट साइड से मार्जिन है, ठीक है। और अगर मैं इस पे अगर करूँ, ये देखें यहाँ पर भी, इसके नीचे आप गौर करें, इसके नीचे गौर करें, कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, मार्जिन, ये नीचे। अब मैं नीचे माउस लेके आता हूँ, गायब हो जाता है। ये जो नीचे डब्बा बन के आ रहा है व्हाइट कलर का, उसमें मार्जिन देखे 0 पिक्सल, 100 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। इसका क्या मतलब है, 0 पिक्सल टॉप, 100 पिक्सल राइट, 0 पिक्सल बॉटम, और 0 पिक्सल लेफ्ट, मतलब 100 पिक्सल राइट दी हुई है इसको, बाकी सारी चीजों को उसने 0 0 किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। और पैडिंग भी दी हुई है 8 पिक्सल और 16 पिक्सल की, इसको पैडिंग दी हुई जो अंदर से वो ले रहा है। तो देखो कितना यूज होता है, रियल लाइफ वेबसाइट्स पे आप देखो इसका कितना यूज है। इसलिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम वेबसाइट्स बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये आपको समझ में आ गया बॉक्स मॉडल, तो 80% CSS तो आपको वैसे ही हो गई, ठीक है। तो ये मार्जिन पैडिंग समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। और अगर यही काम मुझे करना है कि यार यहाँ पर भी 20 पिक्सल देखो, अभी रिपीट हो रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट ना हो तो मैं क्या करता हूँ,
ये देखें, अब देखो वही काम हो गया, ठीक है। तो मैंने दोनों को सेम क्लास दी हुई थी, बीटीएन बीटीएन, तो दोनों में देखो अप्लाई हो गए। इसने भी 20 पिक्सल और 10 पिक्सल की लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से ले ली, इसने भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन ले लिया। तो इसका मकसद ये था, एक क्लास दोनों को देने का। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल यही है और कुछ नहीं है बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल को देखते हैं। बॉक्स मॉडल यही था, पैडिंग मार्जिन ये सारी चीजें बॉक्स मॉडल में आती है। अब बॉक्स मॉडल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बस लास्ट टॉपिक हमारे, फिर एक क्लास प्लान करते हैं। काफी लंबी क्लास होगी आज हमारी। मैं यहाँ नहीं जाऊँ इसको, तो गूगल खोल लेते हैं सिंपल। तो ये गूगल खुल गया। अब एक और प्रॉपर्टी भी इसमें थी, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करता है? ये जो आप देख रहे हो, ये गूगल का ये बन के आ रहा है, ये जो कर्व बन के आ रहा है, ये रेडियस कहलाता है। ये चारों तरफ से कर्व हो गया इसको, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये हमने नहीं पढ़ा था ये, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, यहीं पे देख लेते हैं। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं जो है इसका डेव टूल खोल लेता हूँ। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो आप देखें ये पैडिंग वगैरह दी हुई है इसको। पैडिंग क्या कर रहा है, अंदर से वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। और ये इसको बॉर्डर रेडियस भी इसने दिया होगा। अब बॉर्डर रेडियस का चेंज करते हैं, बॉर्डर और रेडियस ऐसे लिखते हैं, रेडियस, और इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। एंटर किया, 10 पिक्सल से फर्क नहीं पड़ा इसको, तो हम क्या करते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं। 100 पिक्सल से भी इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको अगर ये अप्लाई नहीं हो रही है तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट का मैंने समझा था शुरू में ही कि अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है आपको जबरदस्ती, तो आप इंपॉर्टेंट का यूज करो। तो इंपॉर्टेंट भी लगा दिया, तब भी ये काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्या इशू है? एक काम करता हूँ मैं, इस पे आ जाता हूँ, W3 स्क्रीन पे, इस पे देख लेते हैं इसको। बॉर्डर रेडियस मुझे समझाना है। यार ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मसला ये मार रहा है। काम करता हूँ, कहाँ चले गया? यूर रिपोजिटरी, ये सर्च पेज बनाया था, क्लोन बनाया था मैंने गूगल का, उसमें मैंने ये इसका यूज किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये क्लोन बनाया था मैंने इसका, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? तो ये भी मैं आप लोगों से बनवाऊंगा। तो ये देखें आप, इसके अंदर भी मैंने ये पैडिंग देखे यूज की हुई है। और बॉर्डर रेडियस ये देखे 25 पिक्सल का मैंने यहाँ पर बॉर्डर यूज रेडियस। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखे, देखे ये हो गया, सीधा हो गया ये। तो बॉर्डर रेडियस क्या कर रहा है, ये इसमें कर्व ला के दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, 50 पिक्सल किया, ये देखो कर्व हो गया। अगर और कर दूंगा तो ये और ज्यादा हो जाएगी। 100 पिक्सल किया तो यहाँ यहीं तक जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो ये कर्व दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। के बॉर्डर की जो रेडियस है उसको वो छेड़खानी कर रहा है उसके साथ। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब बॉर्डर इसमें देख लेते हैं हम, इसी में देख लेते हैं हम जो है बॉक्स मॉडल हमारा। तो ये दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल। ठीक है, इसमें क्या है, ये कंटेंट है। कंटेंट क्या है हमारा, जो ये कंटेंट हम लिखते हैं, अगर मैं इस बटन पे होवर करूं, हर एलिमेंट का अपना बॉक्स मॉडल बनता है। ठीक है, ये देखें, ये कंटेंट क्या है, ये गूगल सर्च लिखा हुआ है, ये कंटेंट है हमारा। ठीक है, ये कंटेंट है। अब पैडिंग पे आते हैं। पैडिंग ये रही अंदर से जो स्पेस मैंने आप लोगों को बताया था, ये अंदर से स्पेस क्या है, ये पैडिंग है। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये बॉर्डर। अब बॉर्डर यहाँ पर मैंने किया हुआ नन, बॉर्डर मैंने हटाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉर्डर मैंने नन किया हुआ है। ये देखो, बॉर्डर नन इसलिए किया हुआ है, अगर मैं बॉर्डर लिख दूं यहाँ पर 1 पिक्सल, तो ये बहुत बुरा लग रहा है सॉलिड। ये देखिए कितना बुरा लग रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर रेडियस को
बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर को नन कर दिया मैंने कि बॉर्डर दिखा ही नहीं मुझे, तो इसलिए आपको वहां पर जो बॉर्डर है वो खाली दिखा रहा है। ठीक है, और ये पैडिंग को देखें आप, टॉप से 10 पिक्सल है, 17 राइट से दिया हुआ है, बॉटम जो है इसको मैंने 10 पिक्सल दिया हुआ है, और 17 इसको लेफ्ट पे दिया हुआ है। तो अगर आप स्टाइल पे भी आते हैं तो आप देखोगे पैडिंग, ये देखिए 10 पिक्सल और 17 पिक्सल। 10 पिक्सल क्या कर रहा है, टॉप और बॉटम को दे रहा है, और 17 पिक्सल वो लेफ्ट और राइट को दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे 10 पिक्सल टॉप और बॉटम, और जो है वो लेफ्ट और राइट। और उसके बाद मार्जिन, मार्जिन भी मैंने सिर्फ उसको दिया हुआ है, राइट साइड को दिया हुआ है, लेफ्ट साइड को सॉरी। मार्जिन देखोगे आप, ये ऑरेंज कलर पे जो मार्जिन आ रही है वो राइट साइड को मैंने दिया हुआ है, और बाकी सारे 0 0 0 है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको मैंने राइट दिया हुआ है। मैंने इसको सेम ही क्लास दी होगी BTN के नाम से, तो मैंने एक पे अप्लाई किया तो दोनों पे वो 8 पिक्सल की राइट से मार्जिन आ गई। अगर मार्जिन नहीं देता मैं, अगर मार्जिन में हटा दूं, यहाँ से मार्जिन में हटा देता हूँ, चिपक जाएगा उससे। ये देखो चिपक रहा है, देख रहे हो आप? इसकी भी हटा देते हैं, इस एलिमेंट की भी हटा देते हैं, तो ये देखना आप चिपक जाएगा ये। मार्जिन, मार्जिन कहाँ गई? ये चिपके ना, इस वजह से मैंने इसको ये देखे चिपक रहा था ना, इसको मैं ले आता हूँ। ये देखिए चिपक रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है ये। तो दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए मैंने क्या किया था कि मार्जिन लेफ्ट दे दिया, कि सिर्फ लेफ्ट साइड से इसको, लेफ्ट साइड से मार्जिन मिले, और ये 8 पिक्सल की ऐसे सरक गया वो। ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसको मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल यही है जो आप देख रहे हो। और बॉक्स का नाम कहाँ से आया? बॉक्स का नाम यही से आया क्योंकि HTML का हर एलिमेंट एक डब्बा है, एक बॉक्स है। ठीक है, और मॉडल ये आपके सामने दिख रहा है जो कि ये पूरा मॉडल बना हुआ है, ये पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को बॉक्स मॉडल? इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें, अभी नो क्लास हमारी सर। एंड हो चुकी है। अब आपको कोई सवाल हो तो पूछ लें। बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लें। इसके सर बारे में आप खुद से भी रिसर्च करें इंटरनेट पे, बॉक्स मॉडल को समझे, अच्छे से समझे। पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये चीजें बहुत आप ज्यादा यूज करोगे। जी सानी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर आपने जो है क्लास 2 दी है, तो वो काम तो हम आईडी से भी कर सकते हैं ना, तो हमने क्लास ही क्यों दी? क्लास इसलिए दी है क्योंकि हम CSS में ज्यादातर क्लास को यूज कर रहे होते हैं, हम आईडी का कम यूज कर रहे थे। आप यूज कर सकते हो आईडी का, पर कहते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन ये कि आप क्लास का यूज करो, और आईडी आप जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करो। क्योंकि एक डेवलपर, देखो ना, कोड सिर्फ आप नहीं अपना पढ़ रहे होते हो, आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं वो भी आपका कोड पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप आईडी लगाते हो वो समझ जाते हैं कि यार ये आईडी शायद जावास्क्रिप्ट के लिए इसने यूज की होगी। तो आईडी ज्यादातर आप CSS के लिए यूज कर नहीं रहे होते, जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना। और मैं आईडी जो है वो CSS के लिए यूज नहीं करता हूँ ज्यादातर। आप यूज कर सकते हो, कन्वेंशन है कि आप नहीं यूज करो, आप क्लास यूज करो अगर आप स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो। ठीक है ओके सर जी। जी, और कोई सवाल? अगर सबको सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप अपना हैंड रेस करें, और मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ अटेंडेंस का, वो आप फिल कर दें। ठीक है, अभी कोई जाए नहीं, मैं अटेंडेंस का फॉर्म बना रहा हूँ, आप लोग अपने हैंड रेस कर लें सारे। मैं अभी फॉर्म बनने जा रहा हूँ, और कोई भी हैंड डाउन नहीं करे जब तक मैं नहीं कहता। सब लोग अपने हैंड रेस करें, जितने भी सुन रहे हैं। अगर कोई भी जिसका भी हैंड रेस नहीं हुआ तो मैं समझ रहा हूँ या तो वो सुन नहीं रहा है या तो उसको समझ में नहीं आया। तो 5 जनों का हैंड रेस हो चुका है। अभी आप इसको डाउन नहीं करना, मैं जो अटेंडेंस का है फॉर्म बना रहा हूँ, वो फॉर्म बना के मैं आता हूँ, बस 2 मिनट मुझे दे। और मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ क्योंकि काफी लंबी हो गई है तो रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। ठीक है।